हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अध्याय 4 क्लास 6 एनसीईआरटी को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम इस अध्याय 4 में है। अध्याय 4 का नाम है क्या बताती हमें किताबें और कब्र, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। इसके बारे में हम वेद की विशेषता हम जान चुके हैं और फिर हम जानते हैं हमने बताएं कि वेद की संख्या 4 होते हैं। वेद की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हमको चारों वेदों को बारी बारी कर कर पढ़ना है क्लास 6 के अनुसार, और कुछ मैं अपना भी ऐड किया हूँ उसमें। तो आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, सबसे अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं। फिर उपस्थित है पार्ट 2। पार्ट कितना? पार्ट 2 भैया। ओ मेरे भैया, ओ मेरे बहना, पार्ट 2। पार्ट 2 हम यहाँ पे लिखे हैं। पार्ट 2 लेकर हम उपस्थित है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो जाकर पीछे वाले वीडियो पार्ट 1 क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, इसमें जाकर देख लीजिए। इसमें जाकर देख लीजिएगा, वहां पे जाकर तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, तो हमने क्या बोले कि वेद की संख्या कितनी होती है भैया? वेद की संख्या कितना होता है? कितना होता है मेरे प्यारे बहना? 4 होते हैं। अरे कितना होता है? 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हमको ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। ऋग्वेद जब पढ़ लेंगे तो सामवेद के बारे में पढ़ना है। सामवेद जब पढ़ लेंगे तो यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है। जब यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है तो इसकी जब ये समाप्त हो जाएंगे तब पढ़ेंगे अथर्ववेद। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद। क्या लिखा हुआ भैया? ऋग्वेद लिखा हुआ है। देखिए, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए, प्राचीनतम वेद है। कौन सा प्राचीनतम वेद है? अरे भैया ऋग्वेद है। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए इनमें से कौन प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो आप लगाइएगा ऋग्वेद। आप लगाइएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जनाब, और मेरे प्यारे बहना ऋग्वेद लगाना है। ठीक, अब देखते हैं। फिर देखिए, इसका संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता का मतलब नहीं समझे? पहले सुन ले। ऋग्वेद का संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास है। संकलनकर्ता कौन है ऋग्वेद का? तो वेद व्यास है। वेद व्यास। संकलनकर्ता का मतलब होता है सुना सुनाई बातों को लिखना। यहाँ जैसे मान लीजिए आपके बारे में हमको पता लगाना है। आप नहीं है जिस शहर में रह रहे हैं या जिस गांव में रह रहे हैं वहां पे नहीं है, तो आपसे हम पूछेंगे गौतम, मान लीजिए इसमें एक गौतम भी एक लड़का है। गौतम कहाँ का पढ़ने वाला है? कहाँ से मतलब कि पढ़ने के लिए इस शहर में आए? तो हम किसी के व्यक्ति से पूछताछ करेंगे ना। अगर गौतम उस शहर में नहीं है तो हम पूछेंगे उसके बारे में, वो कैसा लड़का था, पढ़ने वाला कैसा था, अचानक क्यों यहाँ से गायब हो गए, पूछेंगे ना। यही सब संकलन कर कर इकट्ठा करके उसको हम एक बुक बनाते हैं, लिखते हैं। उसी को कहते हैं संकलन करता। इसी को क्या कहते हैं? संकलन करता। इसी तरीके से ऋग्वेद में सभी लोगों से बातचीत करके वेद व्यास, कौन? वेद व्यास। वेद व्यास क्या लिखे हैं? वेद व्यास संकलनकर्ता किए। किसको? ऋग्वेद को। ऋग्वेद को संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास, ना कि रचनाकार है। रचनाकार नहीं है, संकलनकर्ता है वेद व्यास। ठीक, अब देखिए, अब क्या है मेरे प्यारे दोस्त? चलिए देखिए, विषय वस्तु। आओ, क्या? विषय वस्तु। विषय वस्तु इसका क्या है? विषय वस्तु की इसका क्या है? इसका टॉपिक क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? किसका सब्जेक्ट क्या है? ऋग्वेद का सब्जेक्ट तो देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। अधिकांश सबसे ज्यादा क्या चीज मिलेंगे ऋग्वेद में? देवताओं की प्रार्थनाएं मिलेंगे ऋग्वेद में। ठीक, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। आपसे अगर पूछा जाए
ऋग्वेद में कितना मंडल है मेरे प्यारे बहना, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र साथियों? ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद का संकलन करता कौन? वेद व्यास। बोलिए, ऋग्वेद का संकलन करता कौन? वेद व्यास। ठीक, मंडल कितने? 10 मंडल होते हैं। और क्या सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ में से क्या है? ऋग्वेद है। देखिए 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है। अरे भैया कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। यूपीएससी में पूछे गए हैं कि सूक्त का मतलब क्या? अच्छी तरह से बोला गया। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है प्रार्थनाएं। सूक्त का मतलब क्या होते हैं? प्रार्थनाएं। ठीक, और ऋचाएं कितने हैं ऋग्वेद में? ऋचाएं कितने हैं? ऋचाएं का मतलब है पदमंत्र। ऋचाएं का मतलब है पदमंत्र। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी यानी कि पदमंत्र कितने हैं? 10,462। 10,462। ओ मेरे भैया, ओ मेरे प्यारे बहिना, तो ऋग्वेद में कितने रचाएं हैं? तो 10,462। 10,462, जिसमें इंद्र भगवान को 250 क्या है? ऋचाएं हैं, और अग्नि को 200 है। तो आप एक जरूर, तो आप दो हम देवता का नाम बताए हैं। इंद्र में 250, अग्नि का 200। ठीक, अब देखिए इतिहासकार को, इतिहास अगर हम पढ़ते हैं ज्यादातर उसको कहते हैं इतिहासकार। भूगोल ज्यादा पढ़ते हैं उसको कहते हैं भूगोलविता। अर्थशास्त्र जो ज्यादा पढ़ते हैं उसको कहते हैं अर्थशास्त्री है। ठीक, तो ऋग्वेद को जो ज्यादा पढ़ने वाले को उसको क्या कहते हैं? नाम देखिए, नाम देखिए, होत्रा। उसको क्या कहते हैं? होत्रा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्रा कहते हैं। ठीक, तो हम इतना बात जाने हैं। अब हम फिर आएंगे सामवेद। क्या जनाब? सामवेद। क्या मेरे लल्ला? सामवेद। सामवेद के बारे में पढ़ना है अभी। ओ मेरे सुगा, ओ मेरे भैया। ठीक, तो सामवेद के बारे में क्या करना है? पढ़ना है, अब भी पढ़ना है। तो 1 सेकेंड आप रुकिएगा, 1 सेकेंड। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं फिर से सामवेद पढ़ने के लिए? बोलिए, सामवेद पढ़ने के लिए तैयार हैं? ऋग्वेद हमको क्लास 6 के अनुसार खत्म हो गया है। ठीक, क्लास 12 में पूरे विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को है ना पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, ठीक, अपने फैमिली को याद कीजिए कितना आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ये देखिए, वह देखिए अपने घर परिवार का आर्थिक स्थिति देखिए, तब आपको अपने आप पढ़ने का जोश बन जाएगा। ठीक, अपने आप पढ़ने का जोश बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग पढ़िए, जोश में रहिए। हाउ द जोश, बोलिए हाय सर। हाउ द जोश, बोलिए हाय सर। पढ़ने का क्षमता है, हम पहाड़ को तोड़ ताड़ कर निकल जाएंगे। हमको निकालना है क्या? किसी को निकालना है यूपीएससी, किसी को निकालना है बीपीएससी, किसी को निकालना है स्टेट पीसीएस। ठीक, कंपटीशन, एनटीए, नीट। तो आप लोग देखिए सामवेद हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? ऋग्वेद खत्म, अब आ गया है कौन? सामवेद। अब कौन आया है? सामवेद। तो साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गाना। साम का अर्थ क्या होता है? गाना। तो सामवेद में अधिकांश आपको गायन, वादन, कीर्तन ये सब देखने को आपको मिलेंगे जब आप अध्ययन इसको करेंगे तो। ठीक, तो साम का अर्थ क्या होता है? गाना। साम का अर्थ क्या होता है? गाना। और इसका विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु कहने का मतलब है सब्जेक्ट क्या है इसका? किसका सब्जेक्ट भैया? किसका बहिना सब्जेक्ट? तो सामवेद का सब्जेक्ट क्या है? गायन, वादन, कीर्तन। गायन, वादन, कीर्तन। बोलिए, गायन, वादन, कीर्तन। सामवेद का विषय वस्तु क्या है? गायन, वादन, कीर्तन। तो गायन मैंने समझ रहे हैं,
वादन मने भी, और निर्धन मने डांस वगैरह, ये सब सारी चीज। अब देखिए, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बोलिए? होत्रा। और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रगता, उद्रगाता कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रगाता कहा जाता है। आपसे पूछेंगे, ठीक, कैसे पूछेंगे हम बनाते हैं, एक प्रश्न बनाएंगे आपसे, ठीक, अभी यूपीएससी जैसा। देखिए, संकलन करता कौन है? जेमिनी। ऋग्वेद का संकलन करता कौन है? वेद व्यास। ऋग्वेद का संकलन करता कौन है? वेद व्यास। सामवेद का संकलन करता कौन? तो जेमिनी। कौन? जेमिनी। जेमिनी। संकलन करता कौन है? जेमिनी। तो सामवेद खत्म, सामवेद। ठीक, अब हम चलते मेरे प्यारे बहिना यजुर्वेद। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद जनाब। यजुर्वेद में क्या, इसका पहले सब्जेक्ट क्या है? यजुर्वेद को हम पढ़ेंगे, इसका पहले जानेंगे सब्जेक्ट इसका है क्या आखिर। ठीक, कोई चीज को हम जो बातचीत करते हैं, कोई मुद्दे पर बात करते हैं, मतलब उसका मुद्दा क्या है बताओ, मेरा मुद्दा क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या, विषय क्या, पहले ये बताओ, तब उस पर विस्तार पूर्वक होते हुए चर्चा करेंगे। ठीक, तो यजुर्वेद का सब्जेक्ट याज्ञिक, कर्मकांड, अनुष्ठान आ गया। थोड़ा अंधविश्वास यजुर्वेद से आने लगा है। ठीक, तो क्या है? याज्ञिक, कर्मकांड और अनुष्ठान। अनुष्ठान देखिए, और बलिदान प्रथा, और बलिदान प्रथा। ठीक, कौन सा वेद में? यजुर्वेद में बलिदान प्रथा। यजुर्वेद में, यहाँ पे आप लोग सब बलिदान प्रथा का मतलब समझ रहे हैं। बलिदान प्रथा का मतलब किसी बकरा को हानि नहीं, किसी मुर्गा को सिर काटना नहीं होता है। ठीक, लेकिन हमारे सोसाइटी में क्या बनाया रखा है? सोसाइटी में बनाया रखा है कि बकरा को काटना, ये सती काटना। यहाँ का अर्थ अगर अच्छे से पढ़ेंगे, बलिदान प्रथा का मतलब, बलिदान का अर्थ है जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है शैतानी। शैतान समझते हैं ना, शैतान जो बेचैनी है, जिसको आप जो चीज कह सकते हैं, जो बेचैनी है अंदर, उसको समाप्त करना ही बलिदान कहलाता है। लेकिन आज का सोसाइटी बुझ रहे हैं, आज का सोसाइटी क्या समझ रहे हैं इसको? बकरा को हलाल कीजिए, बेचारा उसमें भी जान होता है यार, समझो, उसमें भी जान होता है मेरे प्यारे बहना, मेरे दोस्त, उसमें भी जान होता है। बलिदान का प्रथा मतलब कि उसका कहने का मतलब ये नहीं था, जो तुम्हारे अंदर शैतान बैठा हुआ है ना, राक्षस, उसी को समाप्त करना, उसी को बलि चढ़ा दो अंदर का, तब तुम्हारे पास बच जाएगा चेतना, जो तुम्हारे पास जो अच्छे आनंद, वही सुख कहते हैं। ठीक, तो विषय वस्तु इसका क्या है? किसका जनाब, किसका भैया? तो विषय वस्तु यजुर्वेद का याज्ञ, कर्मकांड, अनुष्ठान, बलिदान प्रथा। बलिदान प्रथा है। और पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ से यजुर्वेद है, यहाँ से नीचे। ठीक, तो पढ़ने वाले को यजुर्वेद को क्या कहते हैं? अद्रवयु। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अद्रवयु, अद्र अयु पढ़ने में। देखिए, ठीक, अब देखिए, यजुर्वेद को दो भाग में बांटते हैं। यजुर्वेद को दो भाग में बांटते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को दो भाग में बांटते हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, और यजुर्वेद में कुछ उपनिषद है, यजुर्वेद में कुछ उपनिषद है, जिसका नाम है विधिधरनायक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद, अगर आपसे कहा जाए कठोप उपनिषद कौन सा वेद में? तो यजुर्वेद में। तैत्तिरीय उपनिषद कौन सा वेद में? यजुर्वेद में। विधिधरनायक उपनिषद कौन सा वेद में? तो कौन से वेद में? यजुर्वेद में। ठीक, इतना आप लोग समझ गए ना।
एक हम प्रश्न बनाते हैं। देखिए उसको बनाइए आप, यूपीएससी जैसा बनाए, यूपीएससी बीपीएससी जैसा हम अधिकांश प्रश्न बनाते हैं। ठीक, और मैं भी क्या करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और आप लोगों को मैं पढ़ाते भी हूँ। ठीक, देखिए बोलिए भैया, क्या बोलना है भैया क्वेश्चन में। देखिए, अरे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम आप लोगों को एमसीक्यू में ऐसे ही नहीं बताते हैं। अरे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरे विचार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, किसके संदर्भ में, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में। देखिए कथन पहला, कथन कथन आपका पहला है। देखिए आप लोग इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक, पहला कथन, ब्राह्मण साहित्य में, हमने क्या बोला, ब्राह्मण, पार्ट 1 से भी हम दे रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे सबसे प्राचीन प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, कथन दो, कथन दो, कथन दो में देखिए भैया, कथन दो में है, ठीक, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 3 है, वेदों की संख्या 3 है। ठीक, तीसरा कथन में देखिए भैया, तीसरा कथन में देखिए, तीसरा कथन में क्या है भैया, तीसरा कथन में है, तीसरा कथन, ऋग्वेद को पढ़ने वाले, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होतरा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, तो 3 कथन है आपका, 4 कथन देंगे तो थोड़ा सा नहीं मतलब जगह नहीं है। जब दिल्ली में जाएंगे ना हम, तो अभी हम आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं कि हम अभी गांव में पढ़ा रहे हैं। जब दिल्ली में जाएंगे तो बहुत बड़ा बोर्ड है, उस पर आप लोगों को अच्छा से विस्तार से, और वहाँ पे डीप लेवल हम जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गांव लेवल आता है एरिया, यहाँ पे लैंड थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ पे अभी हम बैटरी से काम चला रहे हैं। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं, जोश में रहिए, हमेशा जोश में रहिए। जोश नहीं है तो आप मेरा मतलब कि मेरे फोन नंबर पर कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 620620459176। ये आपका नंबर है, मेरा नंबर है, जो आप टेलीग्राम पर करेंगे तो संजीत सर आएंगे, क्या आएंगे, संजीत, और मेरा भी नाम आ सकता है। तो आप एक बार बोल दीजिएगा, एनसीईआरटी मस्ती से हम बातचीत, एनसीईआरटी मस्ती से हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी मस्ती, MASTI, एनसीईआरटी मस्ती से हम पढ़ाई करते हैं। जो डाउट है आप 6204591726 इस नंबर पर आप कॉल कर आराम से पूरे विस्तार पूर्वक होकर बातचीत कर सकते हैं। कब से कब तक, आप 10 बजे से सुबह में, 10 बजे से AM, 10 बजे से और 5 PM तक, 5 PM तक आप हमसे बातचीत भरपूर कर सकते हैं। ठीक, आपको अगर कोई डाउट है तो, ठीक, और कमेंट के जरिए भी हम आप करेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक, तो हम क्या दिए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओ भैया, ओ मेरे प्यारे बहना, देखिए, अरे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करना है। एक में ऑप्शन, ठीक, ए में ऑप्शन सही कथन का चयन करें, हम बना रहे हैं सही कथन 1, ठीक, 2,
बी में ऑप्शन 2 और 3, सी में ऑप्शन 1, 2, 3, डी में ऑप्शन, सही कथन का चयन करें, 1 और 3। ठीक, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए जल्दी, फिर हम बताएंगे, अभी थोड़ा जस्ट दीजिए। देखिए, बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरे भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, पढ़े हैं, ये बात सही है ना? पक्का सही है भैया, पक्का सही है, पक्का सही है। आप देखिए, शुरुआत में देखिए पार्ट 1 में जाकर। कथन 2 देखिए, कथन 2 देखिए, वेदों की संख्या कितना है? 3 है। अरे भैया, ये तो कथन पक्का गलत है। कथन 2 करा, वेदों की संख्या 3 है ना जनाब, वेद की संख्या 3 नहीं है, वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो हम यजुर्वेद तक पढ़े हैं, अथर्ववेद थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ठीक, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो 4 संख्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है 3, तो ये कथन पहले खट 31, इसको काट दो, ढकेल दो, भाड़ में जाओ, तुम कथन दो, तुम गलत हो, चलो निकलो। तो निकल तो नहीं सकता है, इसको निकालेंगे अभी, रुकिए। कथन 3 में क्या करा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होतरा कहा जाता है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उद्रगाता कहा जाता है, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अद्रवयु कहा जाता है। ठीक, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होतरा कहा जाता है, ये कथन सही है। और सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो 1 और 3, 1 और 3, बताइए, 1 और 2 है, काटिए, 1, 2 और 3 है, काटिए, 1, 2, 3, अरे यार 3 2 कथन तो गलत है, 1 और 3, 1 और 3, डी इसका आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपका यूपीएससी बीपीएससी जैसा प्रश्न है। ठीक, तो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीति मैम आप लोग को लगातार पढ़ा रहे हैं, वो भी क्या, पॉलिटिकल साइंस, जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोग उससे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, आपको जैसा भी क्लास लगे कमेंट में जरूर लिखिए, हमको सर अच्छा क्लास लगा है। ठीक, तो हम थोड़ा सा जानते हैं दोस्त यजुर्वेद के बारे में। क्या, यजुर्वेद ना, यजुर्वेद जानते हैं ना, चारों वेदों को मिलाकर कहते हैं वैदिक साहित्य। पार्ट 1 में देखे हैं ना, चारों वेदों को मिलाकर कहते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को 2 भाग में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक, सॉरी हाँ, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, सबका अपना अपना टाइम बांटे हैं। और बटवा, और बांटने का क्या आधार था, ये भी हम बता चुके हैं, ये भी हम बता चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्त क्या, अथर्ववेद। क्या हम पढ़ेंगे, अथर्ववेद, अथर्ववेद सही है। देखिए, अथर्ववेद क्या पढ़ना है, अथर्ववेद। तो हम जानते हैं दोस्त अथर्ववेद, क्या जानते हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा होगा अथर्ववेद, आप लोग बताइए, जरूर बताइए। देखिए, तो हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, अथर्ववेद का सब्जेक्ट क्या है, अथर्ववेद का सब्जेक्ट क्या है। देखिए, लौकिक, परलोक की जगह लौकिक, जादू टोना और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। और पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा। और विषय वस्तु लौकिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र। तो आप लोग एक छोटा सा क्या बना लीजिए, एक तरफ से लिख दीजिए क्या, वेद, यानी कि ऋग्वेद लिख दीजिए, ऋग्वेद लिख दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए आप लोग सामवेद। ठीक, दूसरी तरफ लिख दीजिए, यही एक तरफ अभी बता रहे हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, और पढ़ने वाले को क्या क्या कहा जाता है, ऐसे आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, आप लोग ये क्या बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए। ठीक, तो आपको याद करने में अच्छा रहेगा। ठीक, अथर्ववेद इतना ही चलते हैं। देखिए, जब तक वैदिक साहित्य यानी कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
चारों वेदों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, वैदिक साहित्य। वैदिक काल, वैदिक काल को दो भाग में बांटे हैं, देखिए ना पार्ट 1 में वैदिक काल को दो भाग में बांटे हैं, एक पूर्व वैदिक काल यानी दूसरा नाम उसका पूर्व वैदिक काल या उसका नाम है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल में चार वेद होते हैं, आप सबका हिसाब किताब करेंगे। एक वेद है पूर्व वैदिक काल में जिसका नाम है ऋग्वेद, दूसरा क्या नाम है, और तीन वेद है जो उत्तर वैदिक काल में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीन वेद जाकर किसमें है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो एक आपको ये सब अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक विराट पुरुष रहते हैं, उनसे कहते हैं मुंह से ब्राह्मण और बाह से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। आप लोग बताइए, कमेंट बताइए, क्या मुंह से ब्राह्मण हो सकते हैं, पैदा जन्म ले सकते हैं, और बाह से और जांग से वैश्य और पैर से शूद्र। ठीक, तो ये जो समाज में कैसा कैसा ये जो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो हम ये जो अपना विश्लेषण कर कर बताए हैं, ऋग्वेद में क्या क्या, यानी कि मुंह से, ऋग्वेद में नहीं, सॉरी ऋग्वेद में नहीं, कहाँ पे, ऋग्वेद की बात हम नहीं कर रहे हैं, विराट पुरुष एक वेद के वैदिक काल का आप अध्ययन करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेंगे। वर्ण व्यवस्था में अगले पार्ट में हम यही लेकर आएंगे, वर्ण व्यवस्था। ठीक, तो इस चैप्टर में नहीं तो 5वें चैप्टर में जरूर है वर्ण व्यवस्था, वहां पर फिर से हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम आप लोगों को इतिहासकार के अनुसार सब चीज पढ़ा रहे हैं, जो जो चीज निकाले हैं इतिहासकार उस चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं क्लास 6 के अनुसार, और कुछ मैं अपना ऐड किया हूँ। ठीक, अब देखिए दास प्रथा, क्या जनाब, दास प्रथा। तो दास किसको, जब राजा हुआ करते थे ना, तो दास जानते हो ना, सीरियल देखते होंगे तो कहते हैं दास, दास स्त्री पुरुष दोनों होते थे, दास स्त्री पुरुष दोनों होते थे, और मालिक के हिसाब से काम करना उनको पड़ते थे, जैसे मालिक कहते थे और से उनको काम करने पड़ते थे। देखिए दास क्या होता है, दास वे जो स्त्री और पुरुष होते थे, दोनों होते थे, स्त्री पुरुष दोनों होते थे, युद्ध में बंदी बनाया जाता था। अरे भैया, जब कोई ये दो राजा कोई पराजित हो जाता था, और जो पराजित हुआ राजा को उसका जितना भी दास हुआ करता था ना, सबको जो जो विजय हुआ था उसको ले लेते थे। सोचिए ऐसा सिस्टम था दास, और ये दास वाला व्यवस्था। ठीक, आपको अच्छा ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब जो है ना दास प्रथा, ये जो है ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि अब हमारे भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक। ठीक, तो दास स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ठीक, युद्ध में बंदी बनाया जाता था, और उन्हें मालिक के हिसाब से क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता था, इसको दास को। ठीक, तो हम जाने हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 हम फिर लेकर आएंगे। तो हम ये सब चीज जान चुके हैं कि वेद किताब के बारे में, एक टॉपिक उसी को हम इतना लेकर हमारे 2 पार्ट में लेकर आए। तो अब करीब 2 पार्ट और चलेंगे तो चैप्टर ये समाप्त हो जाएंगे। तो फिर 5वें पार्ट में हम लेकर आएंगे MCQ, उसका फिर हम यूपीएससी जैसा बीपीएससी जैसा प्रश्न बनाएंगे, और उनको आप लोगों को क्या करना, बनाना है। ठीक, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ठीक, तो इतना बात आप लोग जान चुके हैं, इसको नोट कॉपी में कर लीजिए। चलिए इस क्लास में गौतम भी होंगे, आशीष भी होंगे, और गुड्डू भी होंगे, और मेरे छोटे छोटे प्यारे बहना, और मेरे देश का भविष्य भी होंगे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार नाम अपना जरूर शेयर किया, नाम अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्लास आपका कैसा लगा नाम के साथ, और साथ ही और क्या, और साथ ही पूरे जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।